हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हिंदी का पेपर हम अगर कैसे इसका पूरा हल करना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारा हिंदी का पेपर जो आपके सामने है। और हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्त जिसमें नंबर आने का पूरा चांस रहता है। मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरा इतना परसेंट आया है, मेरा 80% आया है, मेरा 90% आया है ना। दोस्तों देखिए, अगर आपको परसेंट बढ़ाना है, ठीक है, बोलते हैं कि यार हमारा बहुत ज़्यादा परसेंट आया है, हमारा बहुत कम परसेंट आया है ना। अगर आपको परसेंट बढ़ाना है तो हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें पूर्णांक 100 होता है। आपको पता होगा, यहाँ पर देखिए पूर्णांक 100 है। लेकिन अगर यहीं पर बात की जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो वहाँ पर पूर्णांक 70 होता है। और हमारा 70 में से जो 30 नंबर और होता है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकल हो जाता है, जो स्कूल की तरफ से मिलता है। ये आपको पता होगा, है ना, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम 10 में दे चुके हैं, है ना। देखिए दोस्त, होता क्या है कि ये पूर्णांक हमारा 100 है, इसमें से आपको पूरा नंबर लाना पड़ता है। ठीक है, आप खुद लिखेंगे और जितना नंबर आप ले आओगे उतना नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको खुद मेहनत करना पड़ता है। जितना आप लिख पाएंगे, जितना सही से क्वेश्चन लिख पाएंगे, ठीक है, जिस तरीके से लिख पाएंगे उसी हिसाब से आपका नंबर मिलता है इसमें। ठीक है, इसमें स्कूल की तरफ से मिलता नहीं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें प्रेडिकल वाइवा नहीं होता। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो उसका 100% में से 100% उसका गारंटी रहता है कि पेपर में यही क्वेश्चन आएगा। हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा हिंदी की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर दो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है वो 100% पूरी गारंटी रहती है कि क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, तो आज हम वही क्वेश्चन आपको बताएंगे ताकि आपको कन्फर्म अगर नहीं पता है तो कन्फर्म हो जाए कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो कि हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं हिंदी में कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल पूछा जाता है, मतलब आने का पूरा चांस रहता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल हमारा नए है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल जुड़ जाइए, क्योंकि आपके साथ मैं हूँ और कोई दिक्कत कोई टेंशन मत लीजिए, आपको अच्छा से अच्छा नंबर पास करवाऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्त, हमारा बोर्ड एग्जाम जब भी स्टार्ट होता है तो पहला क्या होता है, हमारा हिंदी का पेपर होता है। आप चाहे कक्षा 10 में दे सकते हैं या कक्षा 12 में कर देंगे। ठीक है, तो कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम हो या कक्षा 12 का बोर्ड एग्जाम हो, जब भी होता है तो हमारा क्या होता है, हिंदी का पेपर फर्स्ट होगा। ठीक है, देखिए दोस्त, तो हम हिंदी और इंग्लिश का एक ऐसा तरीके से, उस तरीके से तैयारी करके जाएं ताकि जो परसेंट बढ़ता है ना दोस्त, उसमें अच्छा नंबर आ जाए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में अगर आप नंबर ले आओगे ज़्यादा तो ये समझ लीजिए आपका जो परसेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर आप पासिंग मार्क ले आएंगे, ठीक है, अगर आप कमज़ोर पढ़ने में अगर आप पासिंग मार्क ले आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, पास तो हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको परसेंट बढ़ाना है, नंबर बढ़ाना है, तो मैं आपको पहले बता दिया। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग लाने का ज़्यादा कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो को अगर भागा भागा कर देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कोई पिक्चर मूवी नहीं है, इसको आप लोग समझना। ठीक है, अगर समझ कर पढ़ाई करेंगे तो आप लोग बेहतर रहेगा, बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाई कर पाओगे अगर आप समझ कर पढ़ाई करोगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, 5 से 6 महीने जो भी होगा, तो आप लोग अभी समझ कर पढ़ाई करोगे तो अच्छा नंबर ले आओगे। अगर समझ कर पढ़ाई नहीं करोगे तो दोस्तों फिर वही होगा कि यार जो हम याद करके जाते हैं वो आता नहीं है, और जो याद नहीं करते वो क्वेश्चन आ जाता है ना। अक्सर करके स्टूडेंट के साथ यही होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो समझ कर पढ़ाई करते नहीं है। टॉपर क्या होते हैं, टॉपर जो अच्छा नंबर लेकर आते हैं 100% में से 99%, वो क्या करते हैं, वो समझ कर पढ़ाई करते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, हम हर एक वीडियो में दोस्तों में बता दूँ आपको, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप अभी से, अभी आपका 5-6 महीना एग्जाम है, आप अभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद करिए, उसका जो भी क्वेश्चन हो उसको याद करिए, सवाल लगाइए, कुछ भी करिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कहोगे यार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा कहाँ हमें, कि मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि यही इंपॉर्टेंट होता है, यही आने का चांस रहता है, तो उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, मैं इसी चैनल पर आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर ही आता हूँ। ठीक है, टॉपर जो होते हैं ना वो पूरी बुक्स को नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आप हल कर पाओगे। अगर ये समझिए, अपने दिमाग से एक बार ये समझिए, अगर एक लड़का अगर एक बुक पूरा याद कर ले, है ना, अगर एक बुक पूरा याद कर ले एक लड़का, तो समझ लीजिए हमारे पास कितना बुक है, 5 या 6 बुक होता है। अब बताइए 5-6 बुक्स को अगर हम पूरा रट के याद करके
एग्ज़ाम में जाएं तो क्या होगा, बोर हो जाएंगे, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, पागल हो जाओगे, है ना। लेकिन क्या होता है समझो, पहले जो टॉपर होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करते हैं, पूरी बुक्स को नहीं रटते, पूरी बुक्स को नहीं याद करते। अगर आप पूरी बुक याद करोगे तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई, बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करिए, समझिए और समझदारी से पढ़िए, ठीक है, तब आप अच्छा नंबर ला पाओगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा क्या आता है दोस्त, आप लोग इतना समझ गए होंगे जो मैं आपको बातें बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा आता है दोस्त, यहाँ पर लिखा होता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब जो हमारा इस पेपर है इसमें 2 खंड होता है, पहला खंड क्या है, पहला खंड का है, दूसरा खंड खा है, ठीक है। जिसमें 2 खंड होगा और इसमें जितना भी इसमें प्रश्न होता है सभी प्रश्न का उत्तर हमें देना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्त, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ऐसा एक पेपर होता है जिसमें क्वेश्चन जो हमारा बहुविकल्पी का आता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, हिंदी में सिर्फ वो 10 नंबर 15 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जो हमारा अदर सब्जेक्ट रहता है, जैसे बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, और केमिस्ट्री हो गया, ये सब क्या होता है, इसमें सिर्फ 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-1 नंबर वाला, ठीक है, और बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं, ठीक है। और बाकी हमारा जो हिंदी और इंग्लिश है, इसमें दोस्तों बता दूँ आपको 10 नंबर से ज़्यादा ही पूछा जाएगा, 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होता है वो 10 नंबर से ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 1-1 नंबर वाला सिर्फ आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला का उत्तर क्या है, कवि वचन सुधा। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, आनंद कदम्बनी, ठीक है। इसी तरह आपको हर एक प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा सही सही। अब आपको मैं दोस्तों एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, ठीक है, वीडियो को पूरा समझना, देखना, आराम से समझ के पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि यार साला जो हर एक चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छोड़िए, मान लेकर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए, वहाँ पर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। अब क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि यार पेपर में साला 10 नंबर पूछा जाता है ना। लेकिन हम कितना याद करें कि सभी को याद करके जाए, कि इम्पोर्टेंट याद करके जाए जो आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, 200-250-300 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ठीक है। एक 10 रुपये वाली 15 रुपये वाली कापी ले लीजिए, उसमें क्या करना आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुविकल्पी हमारा आता है, सारा बहुविकल्पी क्वेश्चन एक कापी में लिख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। जो मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ और वही आप लिख लीजिए। 200-250 क्वेश्चन आप हिंदी का लिख लीजिए, उसके बाद उसको याद मत करिए। अगर आप याद करेंगे तो आपको भूल जाएगा, लेकिन अगर रट्टा मार के जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन रट्टा मारने वाली है, 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है इसको आप रट्टा मार के जाएंगे तभी समझ में आएगा। जो बाकी और क्वेश्चन जो 3 नंबर 4 नंबर का आता है, इसको आपको याद करना होगा, इसको मत रट्टा मारना। अगर इसको रट्टा मार देंगे तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप रट्टा मार के जाएँ, ठीक है। जब आप रट्टा मार देंगे, इसको 200-250-300 क्वेश्चन हम बताएंगे हिंदी में बहुविकल्पी का, ठीक है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। और आप लोग रट्टा मार के जाएंगे ना, जैसे आपके सामने पेपर आएगा, ठीक है, जैसे आपके सामने पेपर आएगा आप लोग रट्टा मारेंगे ना, 200-300-400 बार, जितना बार रट्टा मार दोगे, ठीक है, जैसे आपके सामने पेपर आएगा आप तुरंत सही का टिक लगाओ कि यार यही सही है, यही क्वेश्चन हमारा सही है, क्योंकि मैं यार याद किया हूँ, मैं कई बार पढ़ा हूँ, ठीक है। आपके सामने तुरंत सही का निशान आपको समझ में आ जाएगा कि बस यही टिक लगा दो, यही सही है, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक यही है बहुविकल्पी क्वेश्चन का, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दिया किसी तरह आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारा क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव का है, बहुविकल्पी का। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आया, 3 नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या पूछता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पूछा गया कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह प्रभाव, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यह प्रणाम भाव की ही भूमि है और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी चट्टान पर राष्ट्र का जीवन अस्तित्व रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उद्देश्य होता है, ठीक है। यहाँ पर इतना जो सारा लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका प्रश्न है और इसका उत्तर इसी में आपको मिलता है। ये आपको अगर नहीं पता होगा
तो आप लोग पता कर लेना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, इसको समझिए दोस्तों। ये जो चीज़ें होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ 10 नंबर का आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर लिखा हुआ है ना, 5 गुणे 2 मतलब 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको अगर आप पढ़ कर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए बेटर इसलिए रहेगा क्योंकि इस प्रश्न का जो क्वेश्चन जो आंसर होता है ना, इसी में आपको खोज कर लिखना पड़ता है, इसी में आपको दिया रहता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। मतलब पाठ के और लेखक का नाम लिखना पड़ता है। पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए, इसमें आपको खोज कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी में आपको पाठ और लेखक का नाम सब मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर टिक लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पर, इसी धर्मभक्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, इसी चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन अस्तित्व रहता है, इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य को कर्तव्य और अधिकारों का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो आप लोग जब पढ़ेंगे आप लोग थोड़ा समझ में आएगा कि आप लोग पाठ के और लेखक का नाम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए रेखा के अंत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पिता के संबंध को स्वीकार करता है, उससे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव को पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह एक निष्कारक धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम, पुत्र के अन्न प्रतन को सूचित किया जाता है। यहाँ पर जो यहाँ पर लाइन खींचा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये तीनों का ये जो प्रश्न है गा घा अंगा, ठीक है, इसका तीनों का उत्तर इसी में आपको मिल जाएगा। आप लोग ढूंढेंगे, आप लोग पेपर लेना, ढूंढ लेना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक, इतना आपको समझ में आया। आगे देखिए, भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है, भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है, यहाँ पर लिखिए, आपको खोजना पड़ेगा, आपको इस तरफ खोजना पड़ता है दोस्त, ठीक है। आप लोग खोजेंगे इसमें तो मिल जाएगा, ठीक है। इसी में आपको क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग खोजना आराम से, ठीक है, क्योंकि अगर हम खोज कर आपको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक मैं आपको बता दिया समझने के लिए, बाकी आप लोग खोज लेना, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर और है, ठीक है। अब ये भी 10 नंबर का है। अगर वो अगर जो इसके पहले था, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको लिख सकते हैं, मतलब अथवा करके दिया था ना पीछे, मैं नहीं दिखाया उसके लिए, सॉरी। यहाँ पर देखिए अथवा करके देता है, अथवा करके मतलब ये होता है अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इसका आंसर आपको नहीं पता है, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ है कि अशोक वृक्ष जितना ही मनोहर हो, जितना रहस्य हो, जितना ही अलंकार में हो, परंतु वह उस विशाल सम्मान और स्तंभ की प्रतिकूल रुचि का ही प्रतीक है, ठीक है। इसमें आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, दिए गए पदांत पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ें, तो आपको सभी प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। और इसके पहले जो मैं आपको ये बताया कि ये चीज़ें आप लोग पढ़ कर जाना, ठीक है। मैं लेकर आऊँगा, मैं पेज पर लिख कर लेकर आऊँगा, जो इम्पोर्टेंट होता है, जो आने का जिसका चांस रहता है, मैं आपको अच्छी तरह बताऊँगा इसके बारे में, और इसका क्वेश्चन आंसर हर एक चीज़ बताऊँगा दूसरे वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ कि कौन क्वेश्चन किस तरह पूछता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको आपको टेंशन मत लेना, लेकिन आपको इतना समझ लेना है कि पाठ और लेखक का नाम लिखना पड़ता है, और बाकी जो हमारा 3 प्रश्न दिया रहता है, इस प्रश्नों का उत्तर इसी में खोज कर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं सब कुछ बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसका आने का ज़्यादा चांस रहता है, मैं वही लेकर आऊँगा और आपको लिखना पड़ेगा। और यही समझ लीजिए दोस्त, अगर आप एक लिख दीजिए ना, यहाँ पर देखिए 100 नंबर का होता है ना, अभी मैं पहले दिखाया था कि हमारे जो हिंदी का पेपर है इसका पूरा 100 होता है, ठीक है। इसका अगर आप 10 नंबर मिल जाएगा दोस्तों, तो यही समझ लीजिए आपका 2% बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का हमारा 1% बनता है ना। यहाँ पर देखिए 5 गुणे 10, ठीक है।
यहाँ पर 10 नंबर आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा दोस्त, अगर आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे तरह से लिखना है, क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन होता है दोस्तों उसके चक्कर में हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जो स्टॉपर होते हैं ना क्या करते हैं ना, जो जिस ज़्यादा नंबर क्वेश्चन होता है उसके चक्कर में लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी की बात अगर यहाँ पर है तो आप लोग इसको समझ लेना कि अगर आप इसको पढ़ कर जाएंगे, समझ लीजिए कि एक ही बार में 10 नंबर आपका तैयार हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए देना होगा। ठीक है, क्या देना होगा, यहाँ पर देखिए कि इस धारा ही जग का क्रम, श्वासत इस जीवन का उद्गम, श्वासत है गति, श्वासत संगम। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत में थोड़ा आता है, इसको आप लोग पढ़ना, मैं आपको लेकर आऊँगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा तो इसको भी आपको पढ़कर इसका उत्तर देना पड़ता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया गया है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, इसका भी आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज में दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए 5वां। ठीक है, ये तो मैं आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5वां नंबर हमारा क्या आता है, जीवन परिचय लिखने के लिए, है ना। आप लोग कक्षा 10 में जब दिए होंगे पेपर, यहाँ पर देखिए एक चीज़ नई आपको देखने को मिलेगा। अब नई चीज़ क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। जब आप लोग कक्षा 10 में पेपर दिए होंगे तो यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। लेकिन जब आप लोग कक्षा 10 में पेपर दिए होंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग को यहाँ पर जीवन परिचय लिखने के लिए बोला होगा ना, लेकिन यहाँ पर साहित्यिक परिचय क्यों दिया है, अब मैं आपको बताऊँ। आपको जब जीवन परिचय में बताता हूँ तो उसी में आपको अच्छी तरह समझाया हूँ। अगर आपको जीवन परिचय हमारी वीडियो में नहीं आप लोग देखे हैं तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में अभी तक 4 वीडियो पड़ी हुई है, 4 वीडियो जीवन परिचय का पड़ा हुआ है, सभी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है, तो 4 जीवन परिचय मैं बता चुका हूँ। जाकर आप लोग जीवन परिचय निकालिए, अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िए और समझिए, वीडियो को देखिए, आपको समझ में इसके बारे में आ जाएगा कि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय का मतलब होता क्या है। ठीक है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दोस्त उस वीडियो में देखने के बाद। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोजी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल, ये तीनों इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है जो यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसका वीडियो नहीं बनाया हूँ। ठीक है, बाकी 4 प्रश्न का 4 जीवन परिचय का मैं बना चुका हूँ। ठीक है, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, मैं इसको भी लेकर आऊँगा। इसका वीडियो मैं आपको बनाकर और उसी प्लेलिस्ट में जाकर अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको खोजना ना पड़े, ताकि आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पूरा जीवन परिचय मिल जाएगा। जो भी आप जीवन परिचय चाहोगे सारा सारा जीवन परिचय उसी प्लेलिस्ट के वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल में जाना, उसके बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पर देखिए खा हमारा क्या है, इसमें दोस्तों आपको पता होगा कि एक कवि का जीवन परिचय लिखना पड़ता है और एक लेखक का जीवन परिचय लिखना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, और यहाँ पर भी वही पूछा है कि एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। लेकिन आप लोग जब कक्षा 10 में पेपर दिए होंगे तो आप लोग क्या करना पड़ता होगा, एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और एक लेखक का। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्त, कवि का नहीं आता लेखक का दोनों दे देता है, और कभी कभी क्या होता है कि लेखक का नहीं आता कवि का दोनों दे देता है। ठीक है, तो आप लोग लेखक के और कवि का दोनों को पढ़ कर जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, जो आपको मैं पहले बताया था कि कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो परीक्षा में आने का पूरा चांस रहता है, जैसे कि 90% 100% पूरा चांस रहता है ना। यहाँ पर देखिए ये चीज़ क्या है कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। ठीक है, अगर आप ये चीज़ लिख देंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। अब आपको कैसे लिखना है यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्या हुआ है कि यहाँ पर ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु सार के लिखिए, मतलब इसके बारे में कहानी है। ठीक है, पंचलाइट आप लोग सुने होंगे, उस पंचलाइट की पूरी कहानी आपको लिखना पड़ेगा। अगर पंचलाइट आपकी कहानी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया कहानी, अगर आप एक पढ़ेंगे ना मज़ा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ध्रुव यात्रा है और ध्रुव यात्रा है और एक बहादुर कहानी का सारांश है। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें आता है, एक बहादुर कहानी का सारांश यहाँ पर जैसे दिया है,
बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, अथवा करके दिया है ना। तो समझ लीजिए कि इसमें तीनों दिया है। कभी कभी क्या होता है अथवा करके नहीं देता, ठीक है, मतलब तीनों नहीं अथवा करता, सिर्फ 2 अथवा करता है। मतलब आपको अगर ये नहीं आ रहा तो ये लिख सकते हैं, अगर ये नहीं आ रहा तो ये लिख सकते हैं। और इसमें देखिए 2023 पेपर में दिया है कि अथवा करके तीनों दिया है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो ये लिखिए, ये नहीं आ रहा तो ये लिखिए, ठीक है। आपको तीनों में से किसी एक का लिखना पड़ेगा और आपको नंबर मिलेगा कितना, 5 नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हर साल पूछा जाता है, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप लोग ना मानो तो देख लेना अगले साल। बहादुर, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा, इसी तीनों में से एक जरूर आप, मतलब तीनों में से 2 आएगा, 2 भी आ सकता है, तीनों भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको यार कतई मत छोड़ना, मैं सही बता रहा हूँ। पूरी 100% में से 101% गारंटी में लेता हूँ इस चीज़ का, कि समझ लीजिए तीनों में से तीनों आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो आप लोगों को तीनों पढ़ना है। अगर आप लोग तीनों नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग 2 पढ़ लेना बस। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो ये लिख सकते हैं, ये नहीं आ रहा तो ये लिख सकते हैं। अगर आप 2 पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसका भी वीडियो बन चुका है दोस्तों, प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, जाकर देख सकते हैं आप। और ध्रुव यात्रा के बन चुका है, ध्रुव यात्रा का नहीं बना है दोस्तों, सॉरी, बहादुर कहानी का बन चुका है, पंचलाइट का बन चुका है, ठीक है। तो दोनों का वीडियो हम डाल चुके हैं। इंपॉर्टेंट होता है, और ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश, उद्देश्य, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पंचलाइट और बहादुर कहानी का उद्देश्य आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। जो आपको छोटा लगे, जो आपका जैसा अच्छा लगे वही पढ़ लेना, ठीक है। तो आपका 5 नंबर इसमें क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्या बताया गया है दोस्त, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी एक खंड का एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया है कि मुक्ति खंड काव्य की कथा वस्तु का सार लिखिए और मुक्ति खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। दोस्तों देखिए ये चीज़ क्या है कि इसमें जो होता है कि जिला के हिसाब से आता है, ठीक है। आप जिस भी ज़िले में एग्ज़ाम देंगे तो उस ज़िले में आता है। जैसे आपको मैं दिखाऊँ, बता दूँ, जब आप लोग सीरीज लेना तो खंड काव्य, मेरे पास तो प्रेजेंट टाइम में सीरीज नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, सीरीज आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा इस चीज़ को, जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, ठीक है। 1 महीने 2 महीने रहेगा, फिर भी मैं इसका वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए ये खंड काव्य क्या होता है कि ज़िले के हिसाब से आता है, ठीक है। आप जिस ज़िले में हैं उस ज़िले का खंड काव्य लिखना पड़ता है। अब अगर हम जौनपुर में है तो जौनपुर वालों को बता दूँ, तो यहाँ पर जौनपुर वालों को दोस्तों कड़ खंड काव्य लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो कड़ खंड काव्य है वही लिखना पड़ेगा। इसमें कड़ खंड काव्य होगा या नहीं होगा आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मुक्ति यज्ञ खड़ काव्य की कथा वस्तु लिखिए और मुक्ति यज्ञ खड़ काव्य के नायक से चरित्र कीजिए, ठीक है। सत्य की जीत, यहाँ पर देखिए राम रिथि, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये आपको बता दिया मैं। ये खंड काव्य जितना है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा खंड काव्य है, त्यागपति खंड काव्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए श्रवण कुमार खंड काव्य है, ठीक है। तो आपको बता दूँ, जो जौनपुर ज़िले से जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो कड़ खंड काव्य वाला लिखना है, क्योंकि जौनपुर ज़िले में अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो कड़ खंड काव्य वाला आता है। ये भी दोस्तों 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो इसको आप अगर लिख देंगे तो 5 नंबर इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर हो गया, ठीक है। 10 नंबर हो गया, मतलब 10 नंबर का आपका कन्फर्म होगा कि यही चीज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये आपका 7 नंबर का है, ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है। इसमें क्या होता है, ये आपका खंड ख है। अभी तक आपका खंड का चल रहा था, लेकिन अब यहाँ से खंड ख स्टार्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पेपर में लिखना खंड का और खंड ख, ये भी आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें दोस्तों क्या करना पड़ता है, आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है ना। इसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से है, ठीक है। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल हिंदी में लिखना पड़ेगा कि श्री जायसवाल, यहाँ पर देखिए श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय जी ने क्या किए थे, ठीक है। इनका पूरा कहानी जो आपको लिखना पड़ेगा हिंदी में। तो हिंदी में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट होता है, मैं आपको इनकी कहानी लेकर आऊँगा दूसरे वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसका कहानी पूरा लिख देंगे, याद करना पड़ेगा। जैसे आप लोग जीवन परिचय याद करते हो, बस उसी तरह आप लोग इसको भी याद कर लेना, ठीक है। अगर नहीं याद कर पाएंगे दोस्तों, मैं आपको मंत्र बताता हूँ। जैसे इसका एक मात्रा होता है, ठीक है, मात्रा।
तो मात्रा के हिसाब से भी लिखा जाता है। जैसे एक चीज़ और होता है मात्रा के हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, इसको आपको बहुत समझदारी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये भी आपका 1 नंबर का आता है। इसमें क्या होता है कि संधि विच्छेद आता है, ठीक है, विभक्ति वचन आता है, एक वचन दो वचन यही से पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्वेश्चन इसका क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए लिखा है कि निम्नलिखित लोकोकृतियों का मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब किसी एक का अर्थ लिखना पड़ेगा और इसको वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हाथ पीले करना, 9 2 11 होना, हाथ कंगन को हार से क्या, अपना उल्लू सीधा करना। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, अब लिखना है कि 9 2 11 होना। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये हमारा क्या होगा, ये अर्थ हो गया, मतलब 9 2 11 होना। और यहाँ पर अर्थ क्या लिखना पड़ेगा कि 9 2 11 होना, मतलब 9 2 11 हो गया। मतलब 9 2 11 का मतलब क्या होता है कि पुलिस ने चोर को दौड़ाया और चोर 9 2 11 हो गया, ठीक है, मतलब तुरंत भाग गया। पुलिस ने चोर को दौड़ाया और चोर ने तुरंत भाग गया, मतलब 9 2 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि पुलिस ने चोर को दौड़ाया और चोर 9 2 11 हो गया, ठीक है। यही चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित लोकोकृतियों का मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक का अर्थ लिखना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिया है तो आपको एक लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों संधि विच्छेद है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका यहाँ पर संधि विच्छेद का सही चयन क्या है, यहाँ पर देखिए निशान लगा हुआ, आप लोग पहले देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि रविंद्र, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, रवि इंद्र होगा, रवि इंद्र होगा, और रा प्लस बिंद्र होगा, और रवीन प्लस द्र होगा। तो आप लोग को यहाँ पर मात्रा का बहुत ध्यान में रखते हुए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सही हमारा यही है, रवि इंद्र, मतलब रवींद्र। जब आप लोग रवींद्र बोलेंगे तो बीच में थोड़ा ई का महसूस होता है ना, तो रवींद्र, यहाँ पर इंद्र मतलब रवींद्र, रवि प्लस इंद्र हो जाएगा रवींद्र, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए रामेश लिखा है, रामेश का संधि विच्छेद क्या है, रमा इस, रम एस, रा प्लस उमेश, ठीक है। यहाँ पर देखिए राम इस, तो ये इसका हो जाएगा दोस्तों रमेश हो जाएगा, ठीक है। एक मात्रा में पर लग जाएगा, हो जाएगा रमेश, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है, अति प्लस आचार, अत्याचार। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे लिखा है कि अत्याचार, अत्या प्लस चार हो जाएगा क्या, अत्याचार। तो ये आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको सही वचन लिखना होगा कि आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन कौन है, सातवीं विभक्ति एक वचन है, तो यही आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर पृष्ठी विभक्ति बहुवचन है, पंचमी विभक्ति द्विवचन है, और तृतीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझ आना पड़ेगा, और मैं समझाऊंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम है। मैं इसका एक वीडियो में कई क्वेश्चन लेकर आएंगे इम्पोर्टेंट, जिससे आपको समझ भी आ जाएगा और अच्छे से याद भी कर लोगे, ठीक है, पूरी बढ़िया तरीके से। इसमें आपको बस यही पेपर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाइए एक बार क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी प्यारे स्टूडेंट हमसे जुड़ जाएँ, और जो मैं पढ़ाऊँगा उसी को पढ़ कर जाना है। आप लोग हिंदी में इंग्लिश में अच्छा नंबर लेकर आओगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में मैं लेकर आओगे क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, बताता हूँ अच्छे तरीके से। तो आप लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके, और कमेंट करते रहिए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया आपको, कितना नहीं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हमारा नेक्स्ट पेज क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों वही चीज़ है कि 11वां नंबर है। यहाँ पर देखते क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। निम्नलिखित युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पर देखिए अभिराम या अभिराम, ठीक है। अभिराम और अभिराम का मतलब होता क्या है, बिना रोके और सुंदर, लगातार और कुरूप, अनवरत और अनाकर्षक,
सुंदर और आकर्षक। तो यही सही हो जाएगा क्या, सुंदर और आकर्षक। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, द वाला जो है द क्वेश्चन सही है इसका आंसर। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, अन्न अत्र माइनस अन्न है ना, तो इसमें क्या सही है आपको। यहाँ पर देखिए अनाज और दूसरा, भोजन और अनेक, बेकार और दूसरा, अनाज और भोजन। ठीक है, तो इसमें आपको मेरे समझ नहीं आ रहा दोस्तों, आप लोग समझाना, कमेंट में आप लोग बता देना। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से तो देखता हूँ कौन कौन कमेंट करते हैं इसका। तो ठीक है, ये आपके लिए है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। काल, जड़, चपला। तो आपको एक सही अर्थ लिखना पड़ेगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। काल, काल का मतलब क्या होता है, जैसे काल आ गया, नहीं लोग बोलते लोग हमारा काल आ गया, हमारा मृत्यु आ गया, है ना, समझ गए ना। इसी तरह आपको दो शब्दों का सही अर्थ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए जो वंदना करने योग्य है। वांदनी, ठीक है, वांदनी जो होती है, पूजनी, सम्माननी, आदरणीय, तो यही हमारा है क्या, वांदनी, वो ये वंदना करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में हमारा क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन इसका, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं। अजय कहते हैं, अमर कह सकते हैं, अजर कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं। मतलब जो जीता ना जा सके उसे अजर कहते हैं, अजर, ये सही है। अमर नहीं कहते, अमर का मतलब होता है जो मरना, जो मतलब मरे ना। ठीक है, जो कभी मरते नहीं उसे अमर कहते हैं। ठीक है, या तो आपको अजर सही होगा, ये तो आपको अजय सही होगा। ठीक है, मुझे कन्फर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको शायद अजर ही सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन को, एक आध दो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि यार मैं हिंदी उतना पढ़ता नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ और जितना समझा रहा हूँ लेकिन बहुत सही समझा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग समझ कर पढ़ाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आप लोग दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना पड़ेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर देखिए मैं सकुशल पूर्वक हूँ। अब यहाँ पर लिखा क्या, सकुशल पूर्वक, यहाँ पर उल्टा शब्द लिखा जाता है। यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, मतलब इसको सही से आप लोग लिखना पड़ेगा। मैं कुशल पूर्वक हूँ यहाँ पर लिखा जाएगा ना, मैं यहाँ पर लिखे क्या लिखा है, मैं सकुशल पूर्वक हूँ। यहाँ पर सिर्फ लिखा जाएगा कि मैं कुशल पूर्वक हूँ, मतलब मैं सही हूँ, ठीक ठाक हूँ। नहीं बोलते लोग कि यार आप कैसे हो, है ना, तो दूसरी भाषा में बोलते हैं कि यार मैं कुशल पूर्वक हूँ, मतलब ठीक हूँ। मैं पानी पी लिया हूँ, मैं पानी पी लिया हूँ, ये शब्द कोई नहीं होता। मैं पानी पी लिया, मैंने पानी पी लिया ना, या लिख सकते हैं कि मैं पानी पी चुका हूँ, मैं पानी पी लिया हूँ। ठीक, इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, दो का आपको लिखना पड़ेगा। वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा वो लड़के कहाँ जा रहे हैं। वह लड़के नहीं बोलते, जब भी लोग बोलते हैं कि वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, वो लड़के कहाँ जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर ओ रहेगा ना, जैसे यहाँ पर ओ का मात्रा रहेगा बी पे बा पे, वो लड़के कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो ये छोटा है हिंदी दोस्त, इसको आपको बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको लोग समझ नहीं आएगा तो यार नंबर आपका छूट जाएगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। अब दोस्तों लास्ट में आपका आता है क्या, वीर रस, करुण रस और हास रस। ठीक है दोस्तों, इसका मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ, और जो कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर साल पूछा जाता है, ये भी हमारा गारंटी रहता है 100% में से 101% कि ये क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आता है। हास रस, करुण रस, श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार, शांत रस, यहाँ पर देखिए चौपाई, छंद, दोहा, इस सब का वीडियो दोस्तों एक ही दिन बनेगा, और आधा घंटा का 25 मिनट का, और उसी में सारा रस हम बता देंगे। ठीक है, बस कल परसों में आ जाएगा वो वीडियो। ठीक है,
और बाकी आप लोग को जीवन परिचय लेना होगा तो आप लोग को मैं बता दिया 4 जीवन परिचय मैं बता चुका हूँ। अभी 3 जीवन परिचय और बताना है, क्योंकि 7 इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है और 7 इम्पोर्टेंट जीवन परिचय अगर आप लोग याद करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग अच्छा नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर का आता है। ठीक है, मतलब आपको एक प्रबंधक का या प्रिंसिपल का दोस्तों आपको लेखक पत्र लिखना पड़ेगा। अगर आपको लेखक पत्र लिखना नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि अपने गांव का अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। दोस्तों आप लोग 12 में चले गए हैं, आप लोग को तो पत्र लिखना आता ही होगा, है ना। जैसे आप लोग छुट्टी लेने के लिए क्या लिखते हो, एक एप्लीकेशन लिखते हो, है ना। उसी तरह आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना होगा, उसमें लिख कर बताना होगा किसी तरह एप्लीकेशन लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग एप्लीकेशन आराम से अपने हिसाब से बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में सारगर्भित निबंध लिखिए। दोस्तों ये आता है आपका 9 नंबर का। दोस्तों देखिए आपका जो निबंध है इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। निबंध जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा होता है, अगर इसकी वीडियो बनाया जाए तो कम से कम आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो बनेगा। ठीक है, एक निबंध का। तो दोस्तों देखिए निबंध को समझ कर पढ़ना, अगर याद करोगे तो भूल जाएगा, समझ जाओगे आराम से तो शायद आपको नहीं भूलेगा, आप आराम से बना कर लिखाओगे। ठीक है, क्योंकि निबंध जो होता है बहुत काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन कौन से निबंध दिया गया है। साहित्यिक और समाज का अंत संबंध, महंगाई की समस्या का कारण और निवारण, कृषक जीवन की शास्त्र सदी, जलवायु परिवर्तन का मौसम पर प्रभाव और भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, है ना। कभी कभी बेरोजगार भी पूछ लेता है, बेरोजगारी की समस्या, तो यही सब आपका लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको लोग बताइए कि कमेंट बॉक्स में वीडियो आपको कैसा लगा, और जिसका क्वेश्चन जिस चीज़ का आंसर चाहिए सभी लोग कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और यहाँ पर देखिए मैं सारा चीज़ इसमें बता दिया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मैं आपको ये भी बता दिया कि इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो भी हिंदी का वीडियो आएगा आप लोग आराम से पढ़ना और समझ कर पढ़ना। ठीक है, क्योंकि अब पढ़ाऊँगा और बताऊँगा, इसमें सिर्फ मैं आपको पेपर दिखा रहा था कि कैसे पेपर में कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है और कैसे आता है, और ये भी बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन का आने का पूरा चांसेस रहता है। ठीक है, तो आपको सब कुछ बता दिया। बाकी आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग अच्छा क्वेश्चन पाइए, रोज़ याद करिए, मस्त रहिए और अच्छा नंबर लेकर आओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना दोस्तों, आराम से पढ़िए। ठीक है, फिर मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।